नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पांच की आंच आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। पांच की आंच में आज सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के रोड मैप की। बीजेपी का आदिवासियों पर फोकस है। पार्टी और आदिवासियों के बीच का गैप खत्म करने की रणनीति बनाई जा रही है। इसके अलावा एक बार फिर से शुरू हो गई है नाम की सियासत और इस बार स्थान है रेलवे स्टेशन। पूरी खबर बताएंगे। इसके साथ ही कहां कैंप में साथी ही बन गया जान का दुश्मन, इस खबर पर भी रहेगी नजर। इसके अलावा एजुकेशन पर कहां आई आफत और कहां मिली हथियारों की फैक्ट्री, इन दोनों खबरों पर भी रहने वाली है नजर। तो शुरू करते हैं पांच की आंच। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासियों की अहम भूमिका है। दोनों ही प्रमुख दलों का इस पर फोकस भी 2023 से पहले इनको साधने की सियासत तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कहा कि 2022 के आखिर तक बीजेपी और आदिवासियों के बीच के गैप को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। इस वर्ग को साधने के लिए घर घर तक बीजेपी जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश को उत्तम प्रदेश और न्यू इंडिया की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है। ये उनकी संस्कृति और उनकी पहचान और उनके मुद्दे और उनकी संवेदनाएं, उसका पेशा कानून हो और उनके जंगल के अधिकार हो, वन उपज के अधिकार हो और उनकी शिक्षा के विषय में हो और उनके रोजगार के विषय में हो। हमें 360 डिग्रीज के लाइन स्ट्रेटेजी बनाकर आ रहे हैं और बाय द टाइम 2022 एंड होते होते हमारी ये सारे चीजों को हासिल करेंगे और जनजाति समाज भाजपा के बीच में कोई और गैप नहीं रहेगा। सो दिस विल बी ए स्ट्रेटेजी फॉर बीजेपी, बोथ गवर्नमेंट लेड बाय शिवराज जी and the party led by Vishnu ji. So this is going to be a challenge and strategy for the BJP. 7 साल से इनकी सरकार केंद्र में है मोदी जी की, और मध्य प्रदेश में लगभग 20 साल होने जा रहे हैं। ये क्या किया? एक सवाल उठता है, कितने सालों में आदिवासी को लिए क्या किया? वन अधिकार कानून पास हुआ, इनकी जिम्मेदारी थी सरकार की, वो अधिकार देना था। आज पूरे प्रदेश के अंदर जंगल काटे जा रहे हैं। वन कम होगा तो आदिवासी जाएगा कहाँ? वो आदिवासी तो केवल जंगल पे निर्भर रहता है। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बना रहे हैं और जंगलों को खत्म कर रहे हैं। अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अनुराग, सबका साथ सबका विकास आज से नहीं, काफी पहले से, फिर आखिरकार बीजेपी को यह क्यों लग रहा है कि गैप बीजेपी और आदिवासियों के बीच में है? क्या जो चुनाव परिणाम अभी हाल ही में देखने को मिले हैं, मंथन तो किया गया होगा और कमियां भी देखी गई होंगी, उस गैप को कैसे पूरा किया जाए इस पर भी चर्चा चल रही है। लेकिन पेशा कानून, पट्टे देने की बातें, सरकार तो काफी पहले से मध्य प्रदेश में बीजेपी की। बिल्कुल पुनीत, देखिए वो तमाम तरह के सवाल अब बीजेपी संगठन के सामने भी हैं और सरकार के भी सामने, क्योंकि 2013 के चुनाव में बीजेपी को आदिवासी सीटों पर सफलता हासिल हुई थी, लेकिन 2018 के चुनाव में जो निराशा हाथ लगी थी वो आदिवासी सीटों पर ही लगी थी। यानी कि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस ने आदिवासी सीटों पर ज्यादा जीत दर्ज की थी और अब जोबट सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। खंडवा सीट में भी आदिवासी बाहुल कई इलाके हैं और ऐसे में अब बीजेपी आदिवासियों पर फोकस अपना बढ़ाने की तैयारी में है। आज जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कहा है कि आदिवासी और बीजेपी के बीच में जो गैप है उसको 2022 के आखिरी तक खत्म कर दिया जाएगा। सिर्फ आदिवासी नहीं बल्कि एससी और ओबीसी वर्ग पर भी पार्टी अपना फोकस बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है। अब तक जो पार्टी कहती थी कि सबका साथ सबका विकास, उस पार्टी को अब एससी एसटी और ओबीसी वर्ग की चिंता हो रही है। हालांकि इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ने तर्क दिया है कि
सत्ता और संगठन में जिस तरीके से आदिवासी और एससी अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की भूमिका होना चाहिए, सहभागिता होना चाहिए, वो कम है और उसी को बढ़ाने की दिशा में अब बीजेपी रोड मैप बनाकर उतरने की तैयारी में है। और आदिवासियों तक जो उनकी योजनाएं, चाहे वो पैसा कानून एक्ट हो या फिर जो दूसरी योजना है, उसका लाभ उन तक पहुंचाया जाएगा और एक समन्वय, बेहतर समन्वय बनाकर उनकी सहभागिता पार्टी और सरकार के साथ बढ़ाने की कोशिश होगी। तो पार्टी ने माइक्रो स्तर पर जाकर हार और जीत का जो है अध्ययन करना शुरू कर दिया और उसी के आधार पर अब एससी और एसटी में अपना फोकस बढ़ाने की कोशिश पार्टी ने तेज कर दी है। मतलब साफ है कि अब बीजेपी आने वाले 2023 और उसके बाद 2024 के चुनाव की तैयारी में जुट गई है और यही कारण है कि एससी एसटी वोटर को साधने की कोशिश में अब बीजेपी नजर आ रही है। फोकस जो बढ़ाया गया है, कहीं कमी महसूस की गई होगी अनुराग, ये जाहिर सी बात है, तभी फोकस बढ़ाने की जरूरत महसूस होती है। जब कहा जाता है कि सबका साथ और सबका विकास, तो सब में ओबीसी, जनरल, आदिवासी, एससी, एसटी आते तो सभी हैं, फिर अलग से गैप को भरने की जरूरत क्यों महसूस होने लगी? देखिए, बिल्कुल 2018 के चुनाव के जो नतीजे थे वो उन पे उन्होंने साफ कर दिया था कि बीजेपी का जो आदिवासी वोट बैंक पे पकड़ थी वो कहीं खिसक कर अब कांग्रेस के खाते में जा रहा है। और शायद यही कारण है कि बीजेपी अब आदिवासी वोटरों को लेकर चिंता में। 84 सीटें ऐसी हैं जहां पर आदिवासी बाहुल इलाकों का असर होता है और ये आदिवासी वोटर ही यहां पर हार और जीत का फैसला करते हैं। 47 सीटें ऐसी हैं जो कि सीधे आदिवासी सीटों में गिनी जाती हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी को अब चिंता आदिवासी वोटरों की हो रही है, क्योंकि आने वाले चुनाव में 2023 के चुनाव में आदिवासी वोटर जिसके खाते में जाएगा उसी के खाते में सत्ता की चाबी जाएगी। अनुराग, क्या यह माना जाए कि कांग्रेस ने जिस तरीके से आदिवासियों का मुद्दा उठाया था, भले ही उपचुनाव में कांग्रेस को जोबट सीट हाथ न आई हो, बीजेपी की झोली में वो सीट चली गई हो, लेकिन बीजेपी को यह पता चल गया और एहसास हो गया कि यह एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है और अब इस पर फोकस करने की जरूरत है, और यह भी पता चल गया कि एक बड़ा गैप है, यह भरने की जरूरत है। बिल्कुल पुनीत, देखिए, एक तो आदिवासी संगठन जयस मालवा क्षेत्र के अलावा पूरे प्रदेश में अपना जो है संपर्क तेजी के साथ बढ़ा रहा है। इसके अलावा एकता परिषद जो कि आदिवासी क्षेत्रों में काम करती है, ये दोनों ही संगठन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। जयस के जो अध्यक्ष हैं हीरालाल अलावा, वो कांग्रेस के विधायक हैं। तो ऐसे में कांग्रेस इन संगठनों के जरिए आदिवासियों में अपनी पेट को मजबूत कर रही है। तो बीजेपी को चिंता इसी बात को लेकर है कि जो दूसरे संगठन हैं वो आदिवासियों में जिस तरीके से पेट बढ़ा रहे हैं, उस पेट को कैसे कमजोर किया जाए और बीजेपी अपनी पकड़ को कैसे मजबूत करे, इसी रोड मैप पर बीजेपी ने काम शुरू कर दिया। और 2022 के आखिरी तक ये टारगेट रखा गया है कि आदिवासियों तक संपर्क बढ़ाया जाएगा, उनकी सहभागिता को बढ़ाया जाएगा, उनके लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका लाभ उन तक पहुंचाया जाएगा और सीधे उनको बीजेपी, यानी वो गैप को भरने की बात, बार बार गैप शब्द का इस्तेमाल होने लग गया है और गैप को भरने की बात कही जा रही है। अनुराग, बने रहिए। सैयद जाफर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। सैयद साहब, क्या आप वजह मानते हैं? बीजेपी तो अभी कह रही है, कांग्रेस ने भी इसी बात को मुद्दा बनाया था, बीजेपी कह रही है कि आदिवासियों और बीजेपी के जो बीच गैप है उसको भरने के लिए फोकस होगा और 2022 तक ये लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता और समाज से जुड़े हुए बात करने की बजाय जनता में समाज और धर्म के नाम पर हमेशा विघटन पैदा करने वाली पार्टी रही है, सब लोग जानते हैं। आज ही मैं पूरी जवाबदारी से बात तो नहीं कर सकता, लेकिन अपुष्ट खबरें मुझे ये भी मिली है कि आज मुरलीधर जी ने ये भी अपने बयान में कहा है कि बनिया और ब्राह्मण समाज तो हमारे वोट जो है हमारी जेब में है, ऐसा सुनने में आया है। हो सकता है कि जल्द ही उसकी पुष्टि भी हो। तो इस प्रकार की बातें करना और इस तरीके का बयान देना और इस तरीके की चीजें करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए पहली बार नहीं रहा, बल्कि आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और प्रदेश में सरकार में है। उसे तो आदिवासी समाज हो, चाहे हमारा जाति वर्ग हो, चाहे गरीब वर्ग हो, चाहे ईवीएस जिसको हम ब्राह्मण या जनरल व्यक्ति भी आज ईवीएस में आने लगा है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के बारे में एक प्रोग्राम बताना चाहिए।
कि हम इनके उत्थान के लिए या हम इनके विकास के लिए ये काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से कभी आप ये नहीं सुन पाएंगे। और मैं चाहता हूं कि हम कभी कोई चर्चा करें तो हमें ऐसे विषयों पर चर्चा करनी चाहिए जिससे कि जनता के कोई कामों के बारे में ये बताएं। ठीक है, रजनीश अग्रवाल साहब बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं। रजनीश अग्रवाल साहब, सीधे सवाल पर आता हूं, ये गैप क्यों महसूस होने लग गया बीजेपी को? अभी तो जोबट का परिणाम आया, आपके पक्ष में आया, फिर भी आप कह रहे हैं कि गैप है जिसे भरने की जरूरत है। नहीं, गैप बन गया या गैप हो गया ऐसा नहीं है। जो गैप था उसे पाटने के लिए तमाम प्रकार के जो उपाय हैं, जो राजनीतिक दल के नाते भारतीय जनता पार्टी को करने चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्योंकि कांग्रेस ने लगातार, कांग्रेस और उनके संगी साथी कुछ पॉलिटिकल फील्ड में हैं, राजनीतिक क्षेत्र में हैं, कुछ अराजनीतिक हैं, लेकिन वो अलगाव पैदा करने का काम करते हैं। और इसीलिए रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई लिखाई दवाई, उनके भविष्य की रूपरेखा, विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम, पक्का मकान, पक्का रसोई, उनके घर में शौचालय, खाने के लिए अन्न, पढ़ने के लिए साधन और तमाम प्रकार के स्वास्थ्य की सुविधाएं, ये पहले 70 सालों में चर्चा इन पर क्यों नहीं हुई? लेकिन आज हमने रजनीश देने जी, का काम किया। 15 सालों से तो बीजेपी की सरकार और जो कहती है सबका साथ सबका विकास, तो सब में तो सब आते हैं। अब अलग से आपको क्यों लग रहा है कि ये गैप था, बना नहीं था? अगर क्यों लग रहा है, अगर आप ये भी कहते हैं? नहीं, इसलिए क्योंकि 70 सालों में इनके साथ में जिस प्रकार का व्यवहार हुआ, आज भी वो विकास की मुख्य धारा में हमने जोड़ने का 15 साल में प्रयास किया है। आगे और करने की जरूरत है, क्योंकि उनको भटकाने लटकाने के लिए तमाम प्रकार की शक्तियां लगी हैं। हम कई बार आपके चैनल पर चर्चा कर चुके हैं कि जिस प्रकार के गैर वाजिब मुद्दों पर इन लोगों ने, कभी मैं हिंदू नहीं हूं, कभी जनसंख्या का मुद्दा, तो कभी धर्मांतरण का मुद्दा, कभी दीगर मुद्दे, और कांग्रेस जो अपने आप को गढ़ कहा करती है, जयेश की गोदी में खेलने वाली पार्टी बन गई। अगर इनका गढ़ था, जनाधार था, तो जयेश के खातों में खेलने वाली पार्टी क्यों बनी? जयेश के नेताओं को टिकट देने वाली पार्टी क्यों बनी? अगर इनका गढ़ था, जनाधार था, तो ये केवल और केवल वितंडा खड़ा, अराजकता फैलाना के काम करते हैं। हम ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद साहब, आपका भी, रजनीश जी आपका भी, और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग भी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एमपी में एक बार फिर से नाम बदलने की मांग उठने लगी है। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसी स्थान का नाम बदलने की मांग है, और यह है भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन। प्रदेश के पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम पर सवाल उठाए और स्टेशन का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किए जाने की मांग की है। उनका क्या कहना, सुनवाते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को राजधानी भोपाल में देश के पहले वर्ल्ड क्लास हबीबगंज स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इस स्टेशन के नाम को लेकर पहले कई बार बातें सामने आ चुकी हैं। आखिरकार इस विषय पर मध्य प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया क्या सोचते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जयभान सिंह जी, आप जबकि उद्घाटन होने ही जा रहा है, पहले ये मांग उठी कि इस स्टेशन का नाम बदलना चाहिए क्योंकि ये नाम हबीबगंज है, आपकी इस पर अब क्या प्रतिक्रिया है जबकि उद्घाटन होने जा रहा है? देखिए, ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ स्टेशन बनने जा रहा है हबीबगंज, और हमारे देश के सर्वोच्च प्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से इसका लोकार्पण हो रहा है। तो जब भारत का सर्वश्रेष्ठ स्टेशन बन ही रहा है, तो ये हबीबगंज जो स्टेशन का नाम है किसी जमाने में होगा, रखा गया होगा। हम नहीं समझ पाते हैं कि ये हबीब नाम के महानुभाव कौन थे। न ये हमारी राजधानी का नाम है, राजधानी का नाम तो भोपाल है, तो फिर उतना ही बड़ा नाम स्टेशन पर भी होना चाहिए, किसी महापुरुष के नाम पर होना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय ये है, जिससे मैंने अपने नेतृत्व को भी अवगत करा दिया है, और मुझे लगता है कि भोपाल के भी लाखों लोगों के मन की ये बात है कि हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी जी वाजपेयी के नाम पर होना चाहिए।
हम स्वाभिमानी राष्ट्र बनाने की ओर जा रहे हैं, तो हम परतंत्रता की निशानियों को क्यों ढोएंगे? तो ये हैं पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया जी, जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे और सीधे तौर पर भी उन्होंने ये बात उठाई है कि हबीबगंज स्टेशन, जिसका उद्घाटन होने जा रहा है 15 नवंबर को, उस नामकरण को बदलना चाहिए और वो अगर अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं देश के, उनके नाम पर हो तो शायद ज्यादा बेहतर है। कैमरामैन अजय के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। सियासत की रोटियां सेकना बंद करी है सरकार। नाम बदलने से नहीं, काम बदलने से इस देश का भला होगा। देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हबीबगंज के नाम बदलने की चर्चा चल रही है। इस देश के अंदर बेरोजगारी का आलम बढ़ता जा रहा है, प्रदेश में बलात्कार महिलाओं पे बढ़ते जा रहे हैं, किसान को यूरिया डीएपी नहीं मिल रहा है, किसान प्रताड़ित है, नौजवान परेशान है। इन मुद्दों को उठाने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेता नाम बदलने की सियासत में लगे। कि नाम की सियासत बंद करके काम की सियासत करें। इस हिंदुस्तान के मौलिक अधिकारों को देते हुए लोगों को उनका हक और अधिकार दे। किसान के भले की सोचे, नौजवान के भले की सोचे और हर वर्ग के भले की सोचेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। राजनीति की सियासत की रोटियां बेचना बंद करें। जितेंद्र हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। जितेंद्र, हम जयभान सिंह पवैया को सुन रहे थे, उन्होंने ये कहा है कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है और ये व्यक्तिगत राय उन्होंने आला कमान यानी कि अपनी पार्टी के बड़े नेताओं तक भी साझा कर दी है। बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है, क्योंकि बस उद्घाटन अब होने ही वाला है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। देखिए अपनी अगर बात करें तो पूर्व मंत्री के मन की बात हो सकती है, उनकी मन की राय हो सकती है, मगर ये पार्टी की राय बन पाती है या नहीं बन पाती है देखने वाली बात है। हालांकि अभी नामकरण को लेकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया, क्योंकि स्टेशन पर अभी भी हबीबगंज स्टेशन लिखा है, जो कि वर्ल्ड क्लास स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। हालांकि इसके पहले भी अगर बात करें तो साथ भी जो सांसद है भोपाल के, उन्होंने भी भोपाल के इस स्टेशन का नाम बदलने का जिक्र किया था, मगर नाम नहीं बदला गया। अगर नाम बदलने की प्रथा चली तो भोपाल में तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे स्थान है जहाँ पर नाम बदलने की कवायद शुरू की जाएगी, क्योंकि भोपाल नाम और नंबरों के आधार पर ही शहर बसाया गया है। तो कह सकते हैं कि अब ये जो उन्होंने बयान दिया है पार्टी से किस हद तक लेती है ये देखने वाली बात है, मगर प्रधानमंत्री के आने के पहले ही इस तरह का जो है बयान सामने आया, देखते हैं। हालांकि कांग्रेस से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बयान पर साफ तौर पर पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी का ये मत है, वो क्या नाम बदलते हैं तो फिर हम उसका विरोध करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। इधर सुकमा जिले के मरई गुढ़ा के लिंगनपल्ली कैंप में सीआरपीएफ जवान ने साथी जवानों पर ही गोली चला दी। वारदात में मौके पर 2 जवानों की मौत हो गई, जबकि 2 जवानों की इलाज के दौरान मौत हुई। 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना बीती रात 2 बजे से 3 बजे के बीच की है। मरईगुड़ा के लिंगनपल्ली कैंप में जवान रितेश रंजन की किसी बात को लेकर सीआरपीएफ के 50वीं बटालियन के जवानों से विवाद हुआ। यह विवाद इतना बढ़ा कि जवान ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें मौके पर ही 2 जवानों ने दम तोड़ दिया। वहीं 2 जवानों ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ा। 3 की हालत गंभीर है। तेलंगाना के भद्राचलम इलाज के लिए भेजा गया, जहां से फिर 2 जवानों को बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर भेजा गया। आरोपी जवान को हिरासत में ले लिया गया। शुरुआती पूछताछ में उसने साथी जवानों की ओर से आपस में अनबन होने की बात बताई है। और इधर इसी मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीआरपीएफ कैंप में फायरिंग मामले को लेकर 4 जवानों की मृत्यु को दुर्भाग्यजनक बताया और इस पर गहरा दुख जताया। पुलिस अधिकारियों से उन्होंने कहा है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। लिंगनपल्ली में सीआरपीएफ कैंप में जो घटना घटी, जिसमें 4 जवान उसमें शहीद हो गए, बहुत दुर्भाग्यजनक घटना और ये बेहद ही दुखद है। और सीआरपीएफ कैंप में हुआ है, हमारे सीआरपीएफ के जवान थे। कारणों का पता लगाया जा रहा है कि किस कारण से स्थिति बनी। और फोनलाइन पर जुड़ी हुई है, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। ममता, इस मामले में क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि इस बात को लेकर विवाद हुआ, क्या कुछ जांच भी हो रही है?
देखिए, इस मामले को लेकर जांच की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जो शुरुआती जानकारी, दो तरह की बातें कही जा रही है। एक तो कहा जा रहा है कि एक सामान्य जो दिवाली की हंसी मजाक है उसको ये जो जवान है रितेश रंजन, उन्होंने काफ़ी गंभीरता से ले लिया, और दूसरी तरफ ये भी बात कही जा रही है कि लंबे समय तक ये जो इन जवानों पर उन्होंने गोली चलाई और उनके बीच में थोड़ी खींचतान जो है वो चल रही थी, और इसके बाद में जो एक थोड़ी विवाद जैसी स्थिति हुई। हालांकि ये जो जवान है वो सोए हुए थे और सोने के दौरान उन्होंने जो है वो गोली चलाई। तो इस पूरे मामले को लेकर हालांकि अभी तक सीआरपीएफ की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, यही अभी तक की बात सामने आई है। दो जवान जिनको रायपुर लाया गया था, उन दोनों जवानों की स्थिति जो है अभी खतरे से बाहर है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जो है उन दोनों जवानों को देखने के लिए, चूंकि दोनों अलग अलग अस्पतालों में हैं, अभी जाने वाले हैं, और उसके बाद देखना होगा कि उनके किस तरह के बयान आते हैं। इसके पहले जब हमने सुबह बात की थी तो उन्होंने कहा था कि अभी घटना की कारणों की जांच की जा रही है, कुछ सामने नहीं आया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब ये पूछा गया कि तनाव लगातार जवानों में कहा जा रहा है, छुट्टी की परेशानी, इसको लेकर, तो उन्होंने मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी जानकारी में जो बात आई है वो ये है कि जो रितेश रंजन है उसका ट्रांसफर जम्मू कश्मीर हो गया था और 13 तारीख को वो छुट्टी पे जाने वाले थे, उनकी छुट्टी जो है वो भी स्वीकृत हो चुकी थी। तो ऐसे में अब जानना भी है कि कारण क्या है। और बिल्कुल, जो जवान जख्मी हैं उनकी स्थिति में सुधार होता है तो हो सकता है कि मामले में कुछ और जानकारी निकलकर सामने आ सके। ममता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और इसी के साथ 5 की आंच में भी इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।